नमस्कार, मैं हूं रश्मि। आज की नुक्कड़ सभा की संचालिका। आप सभी का इस नुक्कड़ सभा में हार्दिक स्वागत है। आइए आगे बढ़ने से पहले जरा जान लेते हैं कि पिछली नुक्कड़ सभा में क्या हुआ। नुक्कड़ सभाएं लोगों तक विचारों को पहुंचाने का एक माध्यम है और राजनीति में ये करना बहुत जरूरी भी। ये सभा एक पहल है समस्त भारतीय पार्टी की ओर से, जिसे खुद सभापा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल संबोधित करते हैं। अभी तक आप 3 नुक्कड़ सभाएं देख चुके हैं, जिसमें सुदेश अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश को नए नेताओं की जरूरत क्यों है, सभापा के उद्देश्य क्या हैं और पार्टी उन्हें कैसे पूरा करेगी। 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए सभापा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी का पूरा फोकस विधानसभा चुनावों पर है। हमारा ये मानना है कि जब तक एक प्रदेश के अंदर व्यवस्थाएं नहीं बदली जाती, तब तक कोई भी नया राजनीतिक दल पूरे देश की बात करने में सक्षम नहीं हो पाता। और इसीलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम हरियाणा का राजनीतिक तंत्र बदलें और हरियाणा का राजनीतिक तंत्र बदलने के बाद यहाँ की व्यवस्थाएं बदलें और यहाँ की व्यवस्था बदलने के बाद फिर हम अपना फैलाव आगे लेकर जाएं। सुदेश अग्रवाल ने पार्टी का नारा भी दिया। पहले बदलेंगे हरियाणा प्रदेश, फिर बदलेंगे पूरा देश। इस नुक्कड़ सभा में समस्त भारतीय पार्टी ने आम आदमी के मर्म को समझते हुए उन मुद्दों को अपना उद्देश्य बताया जहां बदलाव की सख्त जरूरत है। प्रबंधन सुचारू रूप से चले और बिजली, पानी, सड़कें, यातायात के साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र, कूड़े करकट का निपटान, न्याय प्रणाली, कानून व्यवस्था, ये जो हमारी रोजमर्रा की समस्याएं हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, इनका समाधान हो। और ये तभी हो सकता है जब सक्रिय प्रशासन अपना काम करे। अंत में सुझाव मांगते हुए सुदेश अग्रवाल ने लोगों से उनकी पार्टी को सहयोग देने की अपील की। समस्त भारतीय पार्टी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करेगी और ये हमारी सोच है। लेकिन हो सकता है कि आपके विचार इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग हों। आपको सुझाव दे सकते हैं, आप कोई बात कह सकते हैं। अगर आपके सुझाव देना चाहते हो, आप कोई विचार अलग से रखते हो, तो वो हमें ज़रूर बताइए, जिससे कि हम इस नीति के अंदर जितना भी तोड़ मरोड़ करके या जिसके अंदर फेरबदल करके हम इसे सुचारू रूप से चला सकें, इसको लगा सकें। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप विचारों से सहमत हैं तो सहयोग कीजिए। समस्त भारतीय पार्टी का आप सहयोग करेंगे तो व्यवस्थाएं बदलेंगी, हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में कामयाब होंगे। दरअसल टीवी के माध्यम से नुक्कड़ सभाएं करना समस्त भारतीय पार्टी की एक ऐसी पहल है जो समय की जरूरत को पूरा करेगी। इन नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से सभापा अपने विचार घर घर के हर सदस्य तक पहुंचा रही है। आइए इस रिपोर्ट के बाद स्वागत करते हैं समस्त भारतीय पार्टी के अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल जी का, जो आज की इस नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे और संबोधन के बाद आपके सवालों का भी जवाब देंगे। हमारी सभी फोन लाइंस खुल चुकी हैं और नंबर आपके स्क्रीन पर हैं। साथ ही आप हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी भेज सकते हैं। इसके लिए आपको सवाल के बाद अपना नाम और स्थान लिखना होगा और फिर हमें भेजना होगा। आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल जी। सुदेश जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने घरों में बैठे सम्मानित बुजुर्गों, माताएं, युवा भाइयों व बहनों, मैं आपका इस नुक्कड़ सभा क्रम संख्या 4 में स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि इन नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम अपने विचारों को घर घर के हर सदस्य तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि नए नेता, सही नेता चुने जा सकें और हमारी मौजूदा जो व्यवस्थाएं हैं, जो बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं, उनके अंदर बदलाव लाया जा सके। और ये भी पहले कहा जा चुका है कि समस्त भारतीय पार्टी 2014 के अंदर अपने जो विधानसभा चुनाव हैं उसके ऊपर उनका फोकस है, केंद्रित हैं और लोकसभा के लिए हमारी नीतियां जो हैं
बनाई जा रही हैं। और नारा मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि पहले बदलेंगे हरियाणा प्रदेश, फिर बदलेंगे पूरा देश। समस्त भारतीय पार्टी इन विचारों के साथ काम कर रही है। और जो नुक्कड़ सभाएं, 3 नुक्कड़ सभाएं अभी तक हो चुकी हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा संक्षिप्त में दोबारा से कहना चाहूँगा, जिससे कि जो दर्शक हैं वो मेरे साथ जुड़ जाएं। कि पहली नुक्कड़ सभा के अंदर हमने कहा कि क्या इस प्रदेश को नए नेताओं की सरकार की ज़रूरत है, और मौजूदा नेताओं की मानसिकता को मद्देनज़र रखते हुए आज ये निष्कर्ष निकला कि इस प्रदेश को नए नेताओं की सरकार की ज़रूरत है, जो स्वच्छ हों, सिद्धांतवादी हों। और दूसरी नुक्कड़ सभा में समस्त भारतीय पार्टी क्यों है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके 5 उद्देश्यों के बारे में हमने चर्चा की। और तीसरी नुक्कड़ सभा के अंदर हमने चर्चा की कि हमारा जो पहला उद्देश्य है कि हर समाज, हर जाति, हर वर्ग के लोगों को उनका हक देंगे, उस उद्देश्य के ऊपर हमने चर्चा की, जिससे कि कैसे करेंगे ये हम। और आज का उद्देश्य जो है, आज का जो हमारा सबसे जो दूसरा उद्देश्य है, सबसे मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों की आमदनी में इजाफा करेंगे। ये हमारा उद्देश्य रहा है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे की जाएगी और लोगों की आमदनी को समस्त भारतीय पार्टी कैसे बढ़ाएगी, इसके ऊपर आज मेरा चर्चा होगी। और ये विषय क्यों लिया गया, क्योंकि राजनेता लोग बड़े बड़े वायदे कर देते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन ये भी उनको सोच विचार नहीं होता है कि उसको वो कैसे करेंगे। शायद कहीं जनता को गुमराह करने की कोशिश होती है, कहीं ना कहीं वोट हासिल करने के लिए जनता को बरगलाया जाता है। लेकिन समस्त भारतीय पार्टी स्वार्थ की राजनीति ना करके, वोट बैंक की राजनीति ना करके, कोई भी ऐसी बात नहीं कहना चाहती जिससे कि नेता के ऊपर से विश्वास उठे, क्योंकि नेताओं के ऊपर से विश्वास काफ़ी उठ चुका है। उस विश्वास को वापस लाने की ज़रूरत है। और इसलिए हमें अपने बात जो हम कहना चाहते हैं उसको फूंक फूंक कर कहना चाहते हैं, जिससे कि जनता का विश्वास नेताओं के ऊपर बने, जो कि आज नीचे की सीमा तक जा चुका है। आज का जो विषय है कि कैसे आमदनी बढ़ाई जाएगी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे हर नागरिक का जीवन प्रभावित होता है। आप ये देखिए कि आज का जो मेरा संबोधन है 15-20 मिनट या 20 या 25 मिनट, जितने भी मिनट का रहेगा, उसके अंदर विस्तार से हम पूरी नीतियां आपको नहीं बता सकते। लेकिन आज मैं आपको इस नुक्कड़ सभा के अंदर समस्त भारतीय पार्टी की नीयत और नीतिगत ढांचे का आकार बताऊंगा कि हमारी सोच क्या है। और उस सोच के आकार से आपको ये आभास हो जाएगा कि समस्त भारतीय पार्टी, अगर आप उसे जिताकर भेजते हैं, ये अपना कार्य, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करेगी। और अगर हम बात करते हैं कि कैसे आमदनी बढ़ाई जा सकती है, आमदनी कैसे बढ़ेगी, आमदनी बढ़ाने के मेरे हिसाब से, हमारी सोच के हिसाब से 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि भाई जिसको 5,000 रुपये या 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, उसको 11,000 या 12,000 या 13,000 रुपये मिलने लग जाए तो हम कहेंगे भी उसकी आमदनी बढ़ गई। लेकिन इस आमदनी की बढ़ोतरी की हमें कहीं ना कहीं ये विश्लेषण भी करना पड़ेगा, क्या उसकी रियल सेंस में उसकी आमदनी बढ़ी है। अगर महंगाई उससे ज़्यादा बढ़ गई तो उसकी आमदनी नहीं बढ़ी। तो पहली बात तो यह है कि आमदनी बढ़ाने के लिए उसकी एब्सोल्यूट आमदनी जो है उसको बढ़ाने के लिए अगर हम काम करते हैं तो उसकी आमदनी बढ़ी जाती है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अगर जिस पे वो आमदनी खर्च करता है, अगर उसके दामों में के अंदर कमी आ जाए तो वो उसी पैसे से बहुत सी वस्तुएं या सर्विसेज जो है वो खरीद सकता है। मान लीजिए कि आपका 5,000 रुपये में आपका घर चलता है, अब वही चीज़ें जितनी आप 5,000 से कर रहे थे, अगर वो 4,000 में होने लग जाए तो इसका मतलब कि रियल सेंस के अंदर आपकी 1,000 रुपया आमदनी जो है वो बढ़ गई। तो आप ये देखिए कि 2 तरीके से आमदनी जो है, या तो आपका जो महंगाई है जिस पे आप खर्चा करते हैं उसके दामों के अंदर कमी आ जाए, या फिर आपकी आमदनी बढ़ जाए। इन दोनों तरीके से आपकी आमदनी जो है वो बढ़ाई जा सकती है। और समस्त भारतीय पार्टी इन दोनों तरीकों पर काम करेगी।
जिससे कि रियल सेंस के अंदर लोगों की आमदनी जो है वो बढ़ाई जा सके। मैं बात करता हूँ प्रदेश की। प्रदेश को अगर मैं वर्गों में बांटूं, किस किस्म के लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर रहते हैं, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर 5 वर्ग के लोग, या पूरे प्रदेश के अंदर ही शायद 5 वर्ग के लोग ही आते हैं। यहाँ पर किसान हैं, किसान जो कि 70% हरियाणा की जनता किसान है। यहाँ पर मजदूर लोग हैं और व्यापारी और उद्योगपति हैं जो कि उद्योग करते हैं। यहाँ पर कर्मचारी और नौकरी पेशा लोग हैं, और साथ ही साथ वो लोग भी यहाँ पर रहते हैं जो सरकारी सहायता पर निर्भर रहते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमने बात की कि 5 वर्गों के लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर रहते हैं। हम इनकी एक एक करके कि हर वर्ग की आमदनी कैसे बढ़ाई जाएगी, मैं उसके ऊपर चर्चा करूँगा। और साथ ही साथ मैं ये भी चर्चा करूँगा कि गांव की आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। एक कस्बे की, शहर की, ज़िले की, राज्य की ये आमदनी भी बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर हमें सोशल काम करने हैं, समाजवादी तंत्र को हमें स्थापित करना है, जब तक राज्य के पास पैसा नहीं होगा तो वो सामाजिक कार्य कैसे करेगा। तो हमें ये भी ज़रूरी है कि राज्य की आमदनी जो है वो भी बढ़ोतरी जो है वो होनी चाहिए। तो हम इन विषयों पर हम एक तो वर्गों की बात करेंगे और साथ ही साथ हम राज्य की आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है, हम इस विषय की बात करेंगे। मैं बात करता हूँ किसान की। किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए 2 तरीके हैं। या तो जो उसका उत्पादन है, उसका जो समर्थन मूल्य उसे मिलता है, उसकी जो बेचकर जो आमदनी होती है उससे उसको ज़्यादा आमदनी होने लग जाए। और दूसरी चीज़, या फिर उसकी जो लागत पड़ती है और उस लागत के अंदर कमी आए, जो जैसे बीज हैं या खाद है या बिजली है या पानी के जो खर्चे आते हैं या यातायात के खर्चे आते हैं, डीजल के खर्चे आते हैं, उनके अंदर अगर कमी होती है तो उसकी लागत कम आती है और उसका भाव वही रहता है, तो उसकी आमदनी बढ़ जाती है। एक किसानों की एक बहुत बड़ी मांग बहुत देर से पड़ी हुई है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट से जो समर्थन मूल्य जो है वो स्वामीनाथन रिपोर्ट से तय होना चाहिए। समस्त भारतीय पार्टी उस स्वामीनाथन रिपोर्ट की समीक्षा करके और उसको लागू करने के लिए कार्य करेगी, क्योंकि ये किसानों की मांग है। बहुत से जितने भी तंत्र हैं वो किसान जो हैं इस मांग को मांगते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि किसान ही किसान की समस्या को समझता है, और हम ये चाहते हैं कि जो किसान संगठन हैं, हमारी सरकार, हमारे लोग किसान संगठनों के साथ बैठकर बातचीत करके और उनकी समस्याओं का कैसे समाधान हो सकता है, उनकी कैसे आमदनी आगे बढ़ सकती है, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। और समस्त भारतीय पार्टी ये भी मानती है कि अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है या सरकार के अंदर हिस्सेदारी मिलती है, हम ये चाहेंगे जो कृषि से जुड़े हुए नेतागण लोग हैं उन्हीं में से कोई ना कोई मंत्री बने, और वो मंत्री बनकर उसको ये अधिकार हों कि वो किसानों की समस्याएं जो हैं, किसानों की आमदनी है या किसानों की समस्याएं हैं, उनके ऊपर वो फैसले ले सके। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ किसानों के बारे में, क्योंकि गांव-गांव जाता हूँ। किसानों के जो परिवार हैं, जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा जो है, जो शिक्षा जो उनकी होती है, वो आज मैं देख रहा हूँ कि वो इतनी ज़्यादा रोज़गार परक नहीं है। हमें उसके लिए भी कार्य करेगी समस्त भारतीय पार्टी, ये भी कार्य करेगी कि किसान के जो बच्चे हैं उनको रोज़गार मिले। उससे क्या है कि परिवार की आमदनी बढ़ेगी, वो रोज़गार परक बने। और जो लैंड होल्डिंग है किसान की, आज देखिए कि लैंड होल्डिंग कितनी चली गई है। किसी के पास आधा एकड़ है, किसी के पास 1 एकड़ है, 1.5 एकड़ है, 2 एकड़ है। ज़्यादा किसान ऐसे हैं क्योंकि जो बंटवारा हो चुका है ज़मीन का, उससे ये लैंड होल्डिंग जो है वो कम हो गई है। कहीं ना कहीं हमें समस्त भारतीय पार्टी ये भी सोच विचार से काम करेगी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग करके, जिससे कि उत्पादन बढ़ाया जा सके, उससे भी किसान की आमदनी हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और छोटे छोटे जो डेयरी फार्मिंग है या बी फार्मिंग है या ऐसे ऐसे किसान जो काम कर सकता है गांव के अंदर रहकर, हम उसके लिए भी काम करेंगे। हम लघु उद्योग जो कि कृषि से जुड़े हुए हैं, फूड प्रोसेसिंग के जो उद्योग हैं, उनको भी हम वहाँ पर गांव के अंदर लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वहाँ पर किसान की जो आमदनी है उसको बढ़ोतरी की जा सके। हम ये चाहते हैं कि किसान की रियल सेंस के अंदर उनकी आमदनी के अंदर बढ़ोतरी हो। अब मैं दूसरे वर्ग की बात करता हूँ, मजदूर।
मज़दूर की अगर हम बात करते हैं, मज़दूर की हरियाणा प्रदेश के अंदर न्यूनतम मजदूरी जो है, मिनिमम वेज जो है वो दिया जाता है। लेकिन समस्या क्या आती है कि मज़दूर को न्यूनतम वेज मिलता नहीं है। उद्योग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो चलती है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर उद्योग जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर उद्योग से तो पूरी न्यूनतम वेज ले लेता है, लेकिन मज़दूर को क्या मिलता है, 8100 के बदले में उसको 6000 रुपये मिलते हैं, 5000 मिलते हैं, 6500 मिलते हैं, ये पता नहीं लगता। तो ये इस प्रथा को भी हम ख़त्म करेंगे, और इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं हमें लेबर लॉज जो हैं, जो बहुत जटिल और कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, उन लेबर लॉज के विश्लेषण करना होगा, उनको सुचारू रूप से ठीक करना होगा, जो कि सभी के फ़ायदे के लिए होगा, उद्योग के लिए भी, लेबर के लिए भी, जिससे कि लेबर जो है वो सीधा उद्योग के अंदर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जो है उनको मिले। हम इसके लिए कार्य करेंगे जिससे कि मज़दूर की जो है नौकरी जो है वो पक्की हो, मज़दूर की आमदनी बढ़ सके। और मज़दूर की सबसे बड़ी समस्याएं क्या होती हैं जिसके ऊपर उसका पैसा खर्च होता है? मज़दूर की सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसका स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्चा होता है, शिक्षा के लिए उसका जो खर्चा होता है। तो ये उसके ऊपर जो खर्चे होते हैं, हम ये शिक्षा और स्वास्थ्य का जो सुविधाएं हैं उनके अंदर बढ़ोतरी करेंगे, जिससे कि ये सुविधाएं जो हैं उनको कम खर्चे पे मज़दूर को मिल सकें। अगर ये सुविधाएं उनको कम खर्चे पे मिलेंगे, उनके अप्रत्यक्ष रूप में उनकी आमदनी के अंदर बढ़ोतरी होगी, और इस तरीके से हम मज़दूर की आमदनी बढ़ाने में, उसका जीवन यापन सुखमय करने के अंदर लगता है कि हम कामयाब होंगे। अब मैं बात करता हूँ व्यापार और उद्योगपतियों की। व्यापारी और उद्योगपति की आमदनी बढ़ाने के लिए शायद सरकार को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कुछ काम करने की, क्योंकि ये लोग तो खुद अपने आप आमदनी अपनी बढ़ा लेते हैं। लेकिन इनकी समस्याएं और अलग किस्म की हैं। इनकी समस्याएं ये हैं कि इनको इंस्पेक्टरी राज तंग करता है, इनको टैक्स प्रणाली तंग करती है, और जो टैक्स का ढांचा है उसके अंदर समस्याएं हैं। इनकी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, इनको आधारभूत ढांचा जो है, जो कि यातायात के साधन हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। कानून जो हैं उनका सरलीकरण ज़रूरी है। जो उद्योग नीति है, जो व्यापार नीति है, उसका ठीक करना बहुत ज़रूरी बात है। और जो टैक्स स्ट्रक्चर है, इसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं अपना काम करना होगा, और हम इन नीतियों को ठीक कर कर, उद्योग की नीति, व्यापार की नीति और इंस्पेक्टर राज जो बहुत दुखी है, इनको ठीक करेंगे। इससे ऑटोमेटिकली व्यापारी जो है कम दाम पर अपने जाके उपभोक्ता को सामान उपलब्ध करा पाएगा, अपनी आमदनी भी बढ़ा पाएगा, और इस तरीके से एक सक्रिय, और इस व्यापारी से सरकार की आमदनी भी बढ़ती है, क्योंकि अगर व्यापारी अपना उपभोक्ता से चार्ज करता है, टैक्स चार्ज करता है, टैक्स कलेक्ट करता है, तो उसकी सरकार की आमदनी भी बढ़ती है। तो व्यापारी के लिए समस्त भारतीय पार्टी जो उनके अड़चनें पैदा करती हैं, जो कानून उसमें अड़चन पैदा करते हैं, हम उनका विश्लेषण करके उनको सही करेंगे, और जो संस्थाएं हैं इनकी, उनके साथ मिल बैठकर हम काम करेंगे, और इस तरीके से हम व्यापारियों और मजदूर उद्योगपतियों की आमदनी बढ़ाने में उनके हम कामयाब होंगे। और जो हमारा चौथा वर्ग आता है, कर्मचारी और नौकरी पेशा वाले लोग, इनकी समस्याएं जो हैं क्या है कि इनकी आमदनी जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है उससे, उसके हिसाब से, उसकी दर के हिसाब से बढ़ तो जाती है, लेकिन महंगाई जो है वो उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, और रियल सेंस में इनकी आमदनी जो है, इस नौकरी पेशा वर्ग की, कर्मचारी वर्ग की आमदनी जो है वो कम होती चली जाती है। इनकी आमदनी बढ़ाने के लिए एक इकॉनमी के अंदर आर्थिक विकास, पूरा स्टेट के अंदर आर्थिक विकास का माहौल होना चाहिए, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जिन कंपनीज़ की ग्रोथ होगी, अगर उन कंपनीज़ की ग्रोथ होती है तो उनके अंदर काम करने वाले जो हैं उनकी आमदनी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और उन कंपनीज़ की ग्रोथ करने के लिए जो नीतियां बनाना वो सरकार का काम है, और वो समस्त भारतीय पार्टी इसको करेगी, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। दूसरी चीज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी काबिलियत को भी हमें बढ़ाना होगा, जिससे कि उनको वो अवसर देने होंगे जिससे कि वो अपनी काबिलियत को बढ़ा सकें।
अगर वो अपनी काबिलियत को बढ़ा लेते हैं तो वो भी हायर इनकम ब्रैकेट के अंदर जा सकते हैं। महंगाई को कम करके हम उनकी रियल टर्म्स के अंदर उनकी आमदनी को बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो इस वर्ग के लिए हम 3 तरीके से हम इसके ऊपर काम करेंगे कि एक तो महंगाई के ऊपर काबू करेंगे, जिससे महंगाई से इनको, इस वर्ग को फ़ायदा होगा। राज्य की उन्नति के लिए, औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हम काम करेंगे, जिससे कि जनरल ग्रोथ जो है, जो जीडीपी की ग्रोथ है, अगर वो ग्रोथ होगी तो इस वर्ग को फ़ायदा होगा और काबिलियत बढ़ाने के लिए भी हम इनके लिए अवसर पैदा करेंगे। इस तरीके से हम इनकी आमदनी बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और जो सरकारी सहायता पाने वाले लोग हैं, जो जैसे कि बुढ़ापा पेंशन है, पीड़ित महिलाएं हैं, गौशालाएं हैं, भत्ता पाने वाले लोग हैं, विकलांग हैं, इनका आज भत्ता जो है नियमित किया जाता है, लेकिन वो आर्बिट्रेरी तरीके से किया जाता है। उसका कोई हिसाब किताब नहीं कि भी कैसे है। भाई, आप समस्त भारतीय पार्टी इनका भत्ता जो फिक्स करेगी वो ज़रूरत के हिसाब से फिक्स करेगी, ना कि भाई 750 से हमने वोट बैंक की राजनीति करनी है, अभी बुढ़ापा पेंशन 750 थी, हमने 1000 कर दी, और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी आई, उसने 1000 से 1200 कर दी। लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि भी असलियत उसकी ज़रूरत क्या है, वो 1000 रुपये से करता क्या है। क्या उसकी ज़रूरत 500 रुपये की है, या उसकी ज़रूरत 2000 की है, या 3000 की है। अगर उसकी ज़रूरत 2000 की है तो उसकी पेंशन, बुढ़ापा पेंशन 2000 की जानी चाहिए। अगर आज विकलांग की अगर ज़रूरत, उसको भत्ता अगर मिलना चाहिए, वो 300 रुपये नहीं मिल